दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। दोस्तों, आज आपको सुनाएंगे मुंबई के अंडरवर्ल्ड का वो किस्सा जिसमें दो ऐसे लोगों का कत्ल हो जाता है जिनका एक्टिवली ख़ास तौर पे अंडरवर्ल्ड की गतिविधियों से, खून खराबे से कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन उनकी भूमिका बहुत अहम होती है। वो लाखों का, करोड़ों का लेन देन इधर से उधर कर देते थे। ऐसे लोग अंडरवर्ल्ड की जो फाइनेंशियल क्लाउट होता है, जो पैसे का लेन देन होता है, जो पैसे की ताकत होती है, उसको बहुत बड़ी मदद देते हैं। तो अंडरवर्ल्ड बिना पैसे के कुछ भी नहीं होता। खून खराबा भी पैसे के लिए होता है। जितने बड़े टारगेट को आप शिकार बनाओगे, उतना बड़ा पैसा आपकी आमदन का हिस्सा बनेगा। तो ये लाखों करोड़ों रुपए जो अंडरवर्ल्ड कमाता था, ऐसे लोगों की मेहरबानी से ही कमाता था। तो मैं लंबी चौड़ी भूमिका नहीं लूँगा, आपको सीधा लेके चलते हैं मुंबई अपने सहयोगी संदेश के साथ, जिन्होंने आज के एपिसोड में बहुत अहम खुलासे किए। मैं आप सबको एक बार विनती करता हूं कि आज का एपिसोड बड़े ध्यान से सुनना। ख़ास तौर पे जो महेंद्र चौरड़िया का किस्सा संदेश ने सुनाया है, कैसे उसको किडनैप किया गया, फिर एक जगह पे रखा गया, फिर दूसरी जगह शिफ्ट किया गया, फिर उसके मैसेज कैसे आए, फिर उसको तीसरी जगह पे ले जाकर कैसे मारा गया। बहुत ही रोचक दिलचस्प किस्सा है। बहुत सारी डिटेल ऐसी संदेश ने ढूंढी है जो मुझे भी नहीं मालूम थी और आपको भी नहीं मालूम होगी। तो कृपा करके ध्यान से इस वीडियो को पूरा सुनिए। आपको बहुत कुछ अंडरवर्ल्ड की वर्किंग कैसे होती है, पैसे का क्या रोल होता है, वो आपको अच्छी तरह समझ आएगा। तो चलते हैं मुंबई संदेश के पास, सुनिए। हाँ जी, संदेश कैसे हो? बस ठीक हो सर, बोलिए आप कैसे? अच्छा, बढ़िया बढ़िया। मैं आज बात करने की सोच रहे थे कि अंडरवर्ल्ड में जो आपस की जंग होती है, लड़ाई होती है दो गैंग्स की, हाँ अरुण गवली की दाऊद के साथ दाऊद की, छोटा राजन के साथ छोटा राजन की, हाँ गवली के साथ गवली की, अमर नायक के साथ दाऊद की, पठान गैंग है ये। इसमें कई बार कुछ ऐसे हादसे हो जाते हैं, वारदात हो जाती है जिसमें वो लोग मारे जाते हैं जो गैंगस्टर नहीं होते। लेकिन गैंग से किसी ना किसी तरीके से जुड़े होते हैं। हाँ, कोई ना कोई उनका और रिश्ता होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि उनको मारना पड़ जाए। जी जी तो ऐसी कुछ घटनाएं काफी हुई हैं। उसमें सबसे ज्यादा लोग आते हैं सामने, वो जिनको हम फाइनेंसर कह देते हैं। जी उनका पैसे का लेन देन, हवाला करना, पैसा लेना, फिरौती ले की रकम लेनी, फिर आगे ट्रांसफर करके, क्योंकि जी वो समय था जब बहुत से गैंगस्टर विदेशों में बैठे थे। जी कोई दुबई में, कोई छोटा राजन जैसा बैंकॉक में, या ऑस्ट्रेलिया में, या कहीं जी गुरु साठो बाहर था, पुजारी बाहर था, सब बहुत से लोग बाहर बैठे थे। हाँ तो इसके लिए ऐसे लोगों की मदद की जरूरत पड़ती थी, जो इनका यहाँ से फिरौती का पैसा जो इकट्ठा होता था, हाँ उसको लेके अपने अकाउंट को बाहर पहुंचाना है। सही या बात है। या दूसरा कारण ये होता था कि ये जो पैसे वाले लोग थे, फाइनेंशियल एक्सपर्ट, हाँ इनका पैसे वाले लोगों से वास्ता रहता था। जी कहीं ऐसा तो नहीं कि ये लोग अंडरवर्ल्ड वालों को खबर देते थे कि इस आदमी के पास, इस बिजनेसमैन के पास बहुत पैसा है, इससे हम मांग सकते हैं, इससे फिरौती मिल सकती है। ये भी हो सकता है एक एंगल। जी सही बात और है। तीसरा एंगल, ऐसे लोगों के ऊपर पुलिस को या एजेंसी को शक नहीं होता, ना अंडरवर्ल्ड के सरगनाओं को शक होता है कि ये आदमी ऐसा काम करता होगा। जी कोई आदमी रेस कोर्स में घोड़े दौड़ा रहा है, कोई शेयर बाजार में पैसे लगा रहा है, कोई जुए का क्लब चला रहा है, इस किस्म के काम कर रहे, कोई हवाले का काम कर रहा है, कोई मनी मनी चेंजिंग का बहुत बड़ा काम था उस जमाने में, डॉलर को रुपये में चेंज करवाना।
ये सब काम चलते थे जो ऐसे सफेदपोश लोग करते थे। ये लोग सर गैंग का जो ब्लैक मनी होता है ना, हाँ जी। उसको व्हाइट में कन्वर्ट करने का या दूसरे जगह पे इन्वेस्ट करने का काम भी करते थे ऐसे लोग। हाँ हाँ, हाँ तो ऐसे कुछ लोगों की जो हत्याएं हुई, उनके कुछ कारण, कुछ किस्से सुना सकते हो? दो चार, आपने बहुत काम किया इस विषय पे। जी जी जी। जब अभी आपने ये जो बात कही ना, इससे मुझे सबसे पहले याद आया कि रमा नाइक जब जिंदा था, हाँ जी। तब दाऊद का एक आदमी जिसका नाम था जयंती छेड़ा, ओके। वो मुंबई में रहता था। जयंती छेड़ा, जबकि दाऊद बाहर था। और जयंती छेड़ा काम ये करता था कि डी कंपनी मुंबई में जितना एक्सटॉर्शन करती थी, हाँ। उसका कलेक्शन का काम जयंती छेड़ा करता था। ओके। हाँ, ये हमने पहले भी डिस्कस किया है। और जयंती छेड़ा का क्या था, रमा नाइक जब तक जिंदा था, तब जयंती छेड़ा का रिलेशन रमा नाइक के साथ भी अच्छा था। ओके। हाँ, ये बात है। रमा नाइक जब मारा गया और फिर गवली और दाऊद की जो लड़ाई चालू हुई ना, हाँ। उसमें एक दिन दिसंबर का महीना था, दिसंबर 89 में ओके। अरुण गवली गैंग के 3 लोग, जिसमें किरण वालावलकर, नामदेव हरि पाटिल और सुरेश भिवा पाटिल, ओके। ये 3 लोग जो थे ना, वो ग्रैंट रोड पीला हाउस में गए हुए थे। इनका आना जाना लगा रहता था वहां पे। वो पीला हाउस जो रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट है वो? हाँ, वो रेड लाइट एरिया में गए हुए थे, ग्रैंट रोड की तरफ। ओके। और मतलब वहां पे कैसा है कि बहुत सारे अंडरवर्ल्ड के लोगों का उस एरिया में आना जाना रहता था, रेड लाइट एरिया में। हाँ अच्छा, वो जो रेड लाइट एरिया में जो प्रोस्टिट्यूट्स के जो पिम्प्स होते हैं ना, जिनको बोलते पिम्प्स, हाँ। हाँ। जो दलाल कहते हैं जिनको हिंदी में, हाँ जी। हाँ जी। उसमें कुछ दलाल ऐसे भी थे जो पैसे के लिए एक गैंग की इन्फॉर्मेशन दूसरे गैंग को देते थे। ओके। उसमें एक एंगल ये भी है। तो ओके। दिसंबर 89 की शुरुआत में ये अरुण गवली गैंग के 3 लोग, जिसमें किरण वालावलकर, नामदेव पाटिल और सुरेश भिवा पाटिल, ये लोग वहां पे गए हुए थे पीला हाउस में। ओ- ओके। और ये लोग जब वहां से निकलने लगे ना, हाँ। तो उसी वक्त इन्होंने देखा कि दाऊद का जो आदमी है जयंती छेड़ा, हाँ। वो भी अपनी गाड़ी में बैठ के वहां से निकल रहा था। ओके। तो इन लोगों ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया, उसको मारने के इरादे से। ओके। मतलब इन लोगों का कोई प्लान नहीं था, कोई ट्रैप नहीं था, वो अचानक दिख गया इन लोगों को। और वैसे भी दाऊद और मतलब गौली, पहले से इनकी आंखों में लड़क रहा था कहीं कि ये उसका आदमी है, कभी मिलेगा तो देखेंगे। मतलब आप समझिए कि दाऊद और गौली की लड़ाई तो चलती ही रहती थी, तो एक दूसरे के आदमी की ये लोग जानकारी रखते ही थे हाँ। कि कौन आदमी क्या काम करता है, दाऊद को कैसे मदद करता है। ओके। तो इनको वो दिख गया अचानक से वहां से निकलता हुआ। तो इन लोगों ने अपनी 2 गाड़ियां उसके पीछे लगा ली। और ये जो गौली के जो लोग थे ना, हाँ। ये वहां पे अपनी प्राइवेट टैक्सी लेके गए थे। ओके। हाँ, कोई खुद की कार वगैरह ऐसा नहीं था, प्राइवेट टैक्सी थी। वो 2 टैक्सियां लेके गए हुए थे वहां पे। ओके। तो इन्होंने वो ग्रैंट रोड पीला हाउस से जयंती छेड़ा की गाड़ी का पीछा करना शुरू कर दिया। ओके। और जब ये पीछा उसका कर रहे थे, तो जयंती छेड़ा को भी पता चल गया कि कुछ लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। हाँ। हाँ, तो वो थोड़ा अलर्ट हो गया। तो उसने क्या किया, ग्रैंट रोड से निकल के जैसे ही उसकी गाड़ी ताड़देव बस डिपो के पास पहुंची ना, हाँ। वो अपनी गाड़ी रोक के उतर गया और अपनी जान बचाने के लिए ताड़देव बस डिपो के अंदर भागा। ओके। अभी वो पीला हाउस से तारदेव बस डिपो की जो डिस्टेंस है ना, वो 1.5 से 2 किलोमीटर की है। ओके। हाँ, तो हाँ, इतना। वो ब्रिज क्रॉस करके आना है, बस इधर आ जाना है। हाँ, तो आप लगभग समझिए ट्रैफिक भी होगा तो ज्यादा से ज्यादा 7 से 8 मिनट तक इन लोगों ने पीछा किया होगा। हाँ। तो वो ताड़देव बस डिपो के अंदर घुस गया जयंती ओके। छेड़ा। हाँ। तो इन्होंने क्या किया, ये लोग भी अपनी गाड़ियों से उतर के उसको मारने के लिए बस डिपो के अंदर भागे। ओके। तो उसमें ये हुआ कि सुरेश पाटिल और नामदेव पाटिल जो था ना, हाँ। उन दोनों ने धारदार हथियारों से वो जयंती छेड़ा के ऊपर वार किए। ओके। लगभग 17-18 वार हुए उस पे। और जो किरण वालावलकर था, हाँ। उसने जयंती छेड़ा को बस डिपो के अंदर 3 से 4 गोलियां मारी। ओके। तो वहां मर गया वो जयंती छेड़ा। अच्छा, उसमें भी एक बात ये हुई कि उसको मारने के बाद जब ये लोग भागने लगे ना, हाँ। तो ताड़देव पुलिस स्टेशन का कुछ स्टाफ उसी एरिया में मौजूद था। हाँ, वो वहीं पे उनकी तारदेव पुलिस स्टेशन की स्टाफ कॉलोनी भी है, शायद कोई स्टाफ वाले वहां रहते हैं कुछ। हाँ हाँ, वहाँ पुलिस वालों की कॉलोनी है। तो वो ताड़देव हाँ। पुलिस स्टेशन का स्टाफ था, जिसमें 2-3 लोग थे। ओके। तो तो ये लोग, गौली के लोग, जब जयंती छेड़ा को मार के भागने लगे, हाँ। तो पुलिस वालों की नजर इन पे पड़ी। ओके।
उनके हाथ में धारदार हथियार है, किरण वाला के हाथ में रिवॉल्वर था। तो पुलिस वाले इनको पकड़ने के लिए दौड़े ना, तो जो हाँ सुरेश भिवा पाटिल था हाँ। उसको पुलिस वालों ने रेड हैंड ही पकड़ लिया वहां पे। ओके। और उसको जब इंक्वायरी के लिए लेके गए तो सुरेश भिवा पाटिल ने वो जयंती छेड़ा के मर्डर केस में, जो कि पहले से प्लान नहीं था, उसमें सुरेश पाटिल ने अरुण गवली के भाई पप्पा गवली का नाम ले लिया ओके। कि पप्पा गवली, किशोर गवली के कहने पे हमने मर्डर किया है। वो अपनी जान बचाने के लिए कि हमें तो ऊपर से हुक्म था इसलिए लिया हाँ होगा। हाँ। हाँ, जबकि इसकी कोई प्लानिंग नहीं थी, कोई तैयारी नहीं थी, सब कुछ अचानक हुआ था। ओके। अच्छा, तो ये सुरेश भिवा पाटिल जो है ना, हाँ ये कुछ दिनों के बाद जब छूट गया, उसको शायद जमानत हो गई। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, सुन तो रहा हूँ। उसकी शायद जमानत हो गई, तो जब वो वापस दगड़ी चाल गया ना, हाँ, तो दगड़ी चाल के अंदर ही उसको मार दिया गया। ओके, उनको गुस्सा होगा कि इसने पापा कवली का नाम क्यों लिया। जी सही बात है। और यही वो टाइम था जब पप्पा गवली सबसे पहली बार डी कंपनी के टारगेट पे आया था। ओके। हाँ, तो मतलब डी कंपनी का यह मानना था कि पप्पा गवली के कहने से जयंती छेड़ा को मारा गया, जो कि सच बात नहीं थी। हाँ, हाँ, तो ये उस साल का दिसंबर 89 का पहला कत्ल था जो। मतलब इस केस में दो लोगों की जान ऐसे चली गई, एक छेड़ा की और एक ये पाटिल की। किसकी? हाँ, सुरेश पाटिल सुरेश की। सुरेश पाटिल की, सुरेश पाटिल सुरेश की। पाटिल की, हाँ। हाँ, ये उस महीने का पहला किस्सा था जिसमें डी कंपनी का वो पैसे कारोबार संभालने वाला मारा गया। ओके। उसी महीने के एंड में 28 दिसंबर 89 को। ओके। हाँ, अभी इनकी लड़ाई तो और मतलब तगड़ी होती जा रही थी, तो वो गवली के जो लोग थे हाँ। वो दाऊद के किसी बड़े आदमी को या करीबी को ढूंढ रहे थे मारने के लिए। तो उनको किसी ने टिप दी थी कि अनीस या नूरा दोनों में से कोई एक रेस कोर्स में आने वाला है। एक मिनट, एक मिनट, हेलो। हाँ जी, तो उसके बाद क्या हुआ फिर। हाँ, तो दिसंबर 89 के स्टार्ट में जब जयंती छेड़ा का मर्डर हो गया ना, हाँ, तो उसके बाद 28 दिसंबर 89 को, बस उसी उसी साल उसी महीने में। उसी महीने के एंड में। ओके। हाँ, तो ये गवली गैंग के लोग क्या था, दाऊद के किसी बड़े आदमी या किसी करीबी को ढूंढ रहे थे मारने के लिए। ओके। तो इनको जानकारी मिली थी कि दाऊद के जो दो भाई थे, अनीस और नूरा, हाँ जी। इन दोनों में से कोई एक वहां रेसकोर्स में आने वाला है। ओके। हाँ, महालक्ष्मी रेसकोर्स में। और सर, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि दाऊद गैंग के कई सारे लोग रेसकोर्स जाते थे, हाँ जैसे सतीश राजे हो गया। हाँ हाँ। हाँ, वैसे है। तो उनको खबर मिली कि अनीस या नूरा, दाऊद के दो भाइयों में से कोई एक वहां पे आने वाला है। नूरा अच्छा। होगा कि अनीस तो 88 में दुबई में था, मैं उसको मिला था वहाँ। हाँ, तो वो नूरा होगा हाँ, क्योंकि जिसको। उसी साल नूरा की दूसरी शादी भी हुई थी शायद, उन्हीं दिनों में कहीं कुछ चक्कर था ओके, कुछ। तो हाँ, उसके ये लोग। पहले हुई थी 87 के शुरू में हाँ कहीं, तो वहीं से कुछ हुआ था। हाँ। जी जी, खैर। तो ये गवली के लोगों ने प्लान बनाया कि दाऊद के उस भाई नूरा को वहां से रेस्को से उठा के दगड़ी चाल लाएंगे उसको मारने के लिए। ओके। हाँ। अच्छा, इसमें और एक बात हुई, रामा नायक जब जिंदा था ना, हाँ। तो रामा नायक भायकाला में जब भी रहता था तो अपने साथ वो एक लड़के को लेके घूमता था। वो लड़का बहुत करीबी खास था उसका, रामा नायक का। ओके। उस लड़के का असली नाम तो फिलहाल किसी को पता नहीं है, लेकिन उसको भामटिया बोलते थे मराठी में। क्या क्या बोलते थे। भामटिया, भामटिया। ओके। उसका भाम मतलब क्या होता है हिंदी में। अच्छा, हाँ, मराठी में भामटिया उसे कहते हैं जो बहुत शातिर या चालाक आदमी हो। ओके। और रामानायक उसको भायकाला में जब भी रामानायक आता था तो हमेशा वो भामटे को अपने साथ रखता था। ओके, ये कहीं वही अशोक दाढ़ी तो नहीं है कहीं। नहीं नहीं, अशोक दाढ़ी, अशोक चरकेल तो अलग था, वो ड्राइविंग करता था। हाँ, ये दूसरा था कोई। ओके, ये ठीक है। ये भामटे जो था ना, हाँ। ये रामानायक का इतना करीबी था कि ये रामानायक को चरस से भरा हुआ चिलम तक बना के देता था। ओके। मतलब रामानायक का हर एक छोटा मोटा काम करता था, उसके साथ ही घूमता था ये ओके। भामटे। अच्छा, तो क्या बात हुई, जब ये गवली गैंग ने प्लानिंग किया वो नूरा को मारने के लिए रेसकोर्स में जाने का, हाँ। तो वो भामटे को साथ में लेके गए गवली गैंग वाले। ओके। रामानायक तो तभी जिंदा नहीं था। भामटे को साथ में इसलिए लेके गए थे क्योंकि रामानायक जब भी पाकमोड़िया स्ट्रीट या बोरी मोहल्ला दाऊद के ऑफिस में जाता था, हाँ। तो रामानायक के साथ वो भामटे भी रहता था। ओके। तो दाऊद के ऑफिस में कौन आता है, कौन जाता है, नूरा कैसा दिखता है, क्या, इसकी जानकारी भामटे को अच्छे से थी।
ओके तो इसलिए 28 दिसंबर के दिन ये गवली गैंग के लोग वो भामटा को लेके रेसकोर्स में पहुंचे थे ओके। कि नोरा को वहां से किडनैप कर लेंगे, भामटा उसे पहचान लेगा। हाँ। अच्छा, लेकिन ये लोग जब वहां पहुंचे ना रेसकोर्स में, तो दाऊद का, ये विजय तांडेल वगैरह थे उसमें, तो दाऊद का भाई वहां से पहले ही निकल चुका था। ओके। तो वो उनको मिला नहीं गवली गैंग को, दाऊद का भाई, तो महेंद्र चौरड़िया वहीं पे रुका हुआ था। हाँ। तो वो जो भामटा था ना, हाँ। उस भामटे ने महेंद्र चौरड़िया को पहचान लिया कि ये दाऊद के ऑफिस में बैठता था। ओके। दाऊद के ऑफिस में कई बार मैंने इसको देखा है। हाँ। उसके बाद वो सदा पावले, विजय तांडेल वगैरह गवली गैंग के लोगों ने वो महेंद्र चौरड़िया को रिवॉल्वर लगा के उसको गाड़ी में बिठा लिया अपनी, ओके। और फिर उसको वहां दगड़ी चाल लेके आए। अच्छा, दगड़ी चाल लेके आए ना महेंद्र चौरड़िया को, हाँ। तो उसको दगड़ी चाल में नहीं रखा। 28 दिसंबर के पहले दिन उसको, वो लाल विटाची चाल है ना, हाँ। हाँ। उसके पास एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग थी। ओके। तो जब उसको लेके आए तो उस अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में सबसे पहले रखा गया ओके। महेंद्र चौरड़िया को। अच्छा, महेंद्र चौरड़िया ने क्या था, गौली के जो लड़के थे गैंग के, उनको इंस्टेंट वहीं पे ऑफर दे दिया कि मुझे छोड़ दो, उसके बदले में तुमको अभी 25 लाख रुपए देता हूँ। ओके। लेकिन वो लड़कों ने ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया। हाँ। उसके थोड़ी देर बाद क्या हुआ, लाल विटाची चाल है ना, हाँ। उसके करीब एक रेस्टोरेंट था। अच्छा। हाँ, उसका नाम था शुभानंद रेस्टोरेंट, शुभानंद। ओके। तो वो रेस्टोरेंट के बिलिंग काउंटर पे जो लैंडलाइन फोन था, वहां पे रमा नाइक गैंग के, जब तक रमा नाइक जिंदा था, वहां पे रमा नाइक गैंग के या अरुण गवली गैंग के सारे फोन कॉल आते थे। ओके। तो अंडरवर्ल्ड से या गैंग से रिलेटेड जितनी बातचीत है उस फोन पे होती थी। ओके। तो ये महेंद्र चौरड़िया को जब उस अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में रखा गया ना, हाँ। तो उस होटल के उस लैंडलाइन फोन पे दाऊद इब्राहिम का फोन आया। वही जिस नंबर पे जब रमानायक जिंदा था तो दाऊद उससे बात करता था। हाँ, और उस टेलीफोन का यूज रमा नायक की जो बहन थी ना, रत्नप्रभा नाइक, हाँ। वो भी करती थी। ओके। हाँ, उसको गैंग के सभी लोग आक्का बोलते थे, मराठी में बड़ी बहन को आक्का बोलते। हाँ। हाँ, तो वो उस लैंडलाइन फोन पे दाऊद का फोन आया उस वक्त ओके। कि तुम लोगों ने महेंद्र चौरड़िया को पकड़ के रखा है, तो तुमको उसके छोड़ने के बदले में क्या चाहिए। ओके। तो हमारे सोर्सेस का कहना है कि दाऊद उस समय 2 करोड़ रुपए ऑफर कर रहा था वाह। उसको छोड़ने के लिए, महेंद्र चौरड़िया को। ओके। एक्चुअली महेंद्र चौरड़िया का क्या है, वर्ली में उसका बंगला था लक्ष्मी कुंज नाम का। हाँ। तो वहां भी दाऊद का आना जाना रहता था जब दाऊद मुंबई में था। ओके। तो उसको छुड़वाने के लिए वो 2 करोड़ रुपए ऑफर कर रहा था उस टाइम पे। ओके। अच्छा, वो जो फोन पे बातचीत हुई ना, हाँ। वो बातचीत होते वक्त वहां पे किरण वालावलकर खुद मौजूद था। ओके। तो किरण वालावलकर ने ये बात दगड़ी चाल में अरुण गवली तक पहुंचाई कि दाऊद का फोन आया था और वो 2 करोड़ रुपए देने के लिए तैयार है। ओके। उसके बाद गवली ने मना कर दिया वो 2 करोड़ रुपए एक्सेप्ट करने से। हाँ। फिर उसको दूसरे दिन सुबह महेंद्र चौरड़िया को वो बाबा खोपड़े का जो इलाका है एनएम जोशी रोड पे, हाँ। वहां पे एक देवी भवन बिल्डिंग है, दूसरे दिन सुबह उसको देवी भवन बिल्डिंग में रखा गया महेंद्र चौरड़िया को। हाँ। और फिर कुछ समय के बाद ये किरण वालावलकर ने उस महेंद्र चौरड़िया को धारदार हथियार से मार दिया। ओके। ये दरअसल बात थी, मतलब ये लोग कोई गैंग के शूटर नहीं थे, किसी प्लानिंग में नहीं होते थे, ये तो पैसे का लेन देन संभालते थे। और दुश्मनियां निकालते थे अपने में। हाँ, दुश्मनियां निकालते थे, ऐसी ये बात है। और वही समय था जब इसके कत्ल के बाद बाबिया कोपड़े ने वो इलाका छोड़ के गोली हो गया था, भाग गया था अंडरबल छोड़ के वो, वो क्योंकि किसी बाबे, से दुश्मनी नहीं चाहता था वो। हाँ, मतलब वो अपने सर पे कुछ आरोप लेना नहीं चाहता था किसी तरह का। हाँ। तो वो एरिया छोड़ के बहुत सालों तक बाहर रहा फिर वो। बिल्कुल, अभी वापस आया है वो, और अब आजकल मालूम पड़ा कि शायद वो शिवसेना के ऑफिस में बैठता है दादर में। जी जी, सही बात है। ओके, चलो ओके, ठीक है, आज यही बनाते हैं। ठीक है, चलेगा चलेगा, थैंक यू ओके, थैंक यू, धन्यवाद। जी जी। तो दोस्तों, आपने सुना कैसे दाऊद गैंग की और गवली गैंग की लड़ाई में एक तीसरा गैंगस्टर, जो उस जमाने का बहुत बड़ा गैंगस्टर था, जो ना तो दाऊद के साथ था ना गवली के साथ था, इंडिपेंडेंट गैंग चलाता था, गोल्डन गैंग का सरगना था, जिसका नाम था बाबिया खोपड़े। इन दो बड़े गैंग की लड़ाई में बाबिया खोपड़े इतना घबरा गया, या
अपने आप को अलग रखने की कोशिश में उसने अपना पूरा सो कॉल्ड साम्राज्य छोड़कर मुंबई छोड़ने का फैसला कर लिया और चला गया छोड़ के। और बहुत दहाकों तक, सालों तक नहीं, वापस मुंबई नहीं आया। अब वापस आया। उस भाभिया खोपड़े पे भी एक एपिसोड बनाएंगे आने वाले दिनों में। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।